इस वीडियो में हम एक मेंटल स्टेट के बारे में बात करेंगे जो 20 से 30% लोगों में होती है। इसको कोडिपेंडेंसी बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये एक जोकर करके मूवी आई थी जिसको बहुत सारे ऑस्कर्स मिले थे। इस मूवी में सीवियर कोडिपेंडेंसी दिखाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इनमें से अगर आप में 7 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप कोडिपेंडेंसी की कैटेगरी में आते हैं। ये मेंटल स्टेट किसी की भी हो सकती है, इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे या अमीर घर से हूँ, इसलिए मेरे को ये सब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मैंने आईआईटी से बीटेक किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया है, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, बट मेरे में इन 25 में से 2-3 सिम्टम्स को छोड़ के बाकी सारे सिम्टम्स थे। इसके अलावा कई सीवियर सिम्टम्स और 3-4 क्रॉनिक बीमारियां भी थी। कहने का मतलब कोडिपेंडेंसी किसी को भी हो सकती है और इस मेंटल स्टेट पे ज़्यादातर रिसर्च पिछले 10-15 सालों में ही हुई है। इसलिए यूएस और यूरोप में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इंडिया में तो इसके बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर लोगों को पता होगा। अगर ये सिम्टम सुनते वक्त पुरानी घटनाएं एकदम से याद आ जाए या आपका दिमाग इतना खो जाए कि आपको वीडियो पॉज करना पड़े या रिवाइंड करना पड़े, इसका मतलब वो सिम्टम आप में मैच करता है या उस सिम्टम को सुनने के बाद कहीं ना कहीं कुछ आपके दिमाग में हलचल हुई, तो मतलब कुछ कनेक्शन है। तो हम सिम्टम्स की लिस्ट चालू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम एक्सेसिव एम्पैथी। ये कोडिपेंडेंसी का सबसे मेन सिम्टम होता है, एक्सेसिव एम्पैथी। एम्पैथी उस काबिलियत को कहते हैं जिससे ह्यूमंस एक दूसरे का सुख दुख फील कर सकते हैं। एम्पैथी की वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ ह्यूमन कनेक्शन या रिश्ता बना पाते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा सा फर्क होता है। सिंपैथी का मतलब दूसरे का दुख समझने की काबिलियत, एम्पैथी का मतलब दूसरे का दुख फील करने की काबिलियत। जिन लोगों को किसी और के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनमें एम्पैथी नहीं होती है। ऐसे लोग किसी के साथ भी ह्यूमन कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। इनके लिए एक इंसान और वस्तु में कोई फर्क नहीं होता है। ये दोनों को यूटिलिटी की नज़र से देखते हैं और यूटिलिटी के हिसाब से ही इंपॉर्टेंस या भाव देते हैं। इन जनरल ह्यूमंस में डिक्रीजिंग एम्पैथी होती है, मतलब खुद के इमोशंस सबसे ज़्यादा फील होते हैं या खुद का सुख दुख। माँ बाप बीवी बच्चों के इमोशंस अपने से थोड़ा कम फील होते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनके इमोशंस फैमिली के कंपैरिजन में और कम फील होते हैं। उसके बाद अपनी जाति के लोग, धर्म के लोग, एरिया के लोग, इन सब के इमोशंस या तो फील ही नहीं होते हैं या मतलब एकदम ही थोड़ा सा फील होते हैं। ध्यान रहे, इमोशंस मतलब जनरली नेगेटिव इमोशंस। कोडिपेंडेंसी में अपने दुख को छोड़ के बाकी सबका दुख फील होता है और नॉर्मल इंसान की तरह डिक्रीजिंग इंटेंसिटी भी नहीं होती है। ये फिनोमेना आपकी प्रोडक्टिविटी या डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि आप दूसरों के नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। जैसे कि आपने कोई इनजस्टिस या रेप वाली न्यूज़ पढ़ ली, हाथों हाथ मन खराब हो जाएगा। और आजकल तो जमाना ही सेंसेशनल न्यूज़ का है। ऊपर से व्हाट्सएप पे लोग फेक न्यूज़ या खून खराबे वाले वीडियो शेयर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेसिव एम्पैथी बहुत हानिकारक हो सकती है और ये एक्सेसिव एम्पैथी ना आपको अंधा भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आप उसकी मदद को तैयार हो गए बिना ये जाने कि उसका दुखड़ा या स्टोरी रियल है या फेक है। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे। ये है लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब अपनी क्वालिटीज, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज का इवैल्यूएशन। अकॉम्प्लिशमेंट्स मतलब आपने क्या किया है, कैपेबिलिटीज मतलब क्या कर सकते हो। अब अगर ये इवैल्यूएशन हाई है तो सेल्फ एस्टीम हाई है, अगर ये इवैल्यूएशन लो है तो सेल्फ एस्टीम भी लो है।
और ये इवैल्यूएशन मन में होता है, बहुत सब्जेक्टिव होता है ये। बाहर हम कुछ भी बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम तो लो होती है, बट बाहर लंबी लंबी अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज गिनाते हैं, मतलब लंबी लंबी फेंकते हैं। लाइफ के अलग अलग एरियाज में सेल्फ एस्टीम अलग अलग हो सकती है। जैसे कि वर्क लाइफ में तो सेल्फ एस्टीम काफ़ी आई है, पर रिलेशनशिप वाले एरिया में सेल्फ एस्टीम की बैंड बजी हुई है। अगर आप वैल्यूज़ एंड मॉरल्स के हिसाब से नहीं जी रहे हैं तो मोरालिटी वाले एरिया में आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होगी। इन एसेंस लो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। वर्थलेसनेस का मतलब आपकी ना अपनी नज़रों में कोई औकात नहीं है, अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो आप। अब अगर किसी एरिया में आपकी सेल्फ एस्टीम हाई भी है तो आप उस एरिया की इंपॉर्टेंस कम कर देते हो। जैसे कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो अपने आप को वर्थलेस समझते हैं, पर उनकी बातों से ना ये साफ झलकता है। जैसे कि मैंने कोई तोप नहीं उखाड़ी है, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, पर मैंने बहुत फालतू चीज़ों के चक्कर में बहुत टाइम खराब किया है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग रिग्रेट या पछतावे से भरे होते हैं, स्पेशली अपने पास्ट बैड डिसीजंस को लेके, पास्ट बैड टाइम वेस्ट को लेके। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे। इसका नाम है एक्सेसिव नीड फॉर अप्रूवल या फियर ऑफ रिजेक्शन। इसको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। मतलब आप अपने आप को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से आपके आसपास वाले लोग आपको देखते हैं, या फिर आपकी वर्थ पूरी तरह से दूसरे लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करती है। थोड़ी बहुत तो सभी की करती है, बट यहां हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप जी जान लगा के पुरजोर कोशिश करते हो कि कैसे आप दूसरे लोगों के लिए यूजफुल बन सको, कैसे दूसरे लोगों के काम आ सको। इसीलिए आप किसी भी डिस्कशन में अपने रियल विचार व्यक्त करने से डरते हो। आप सामने वाले का मूड देख के बात करते हो, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते हो जिससे सामने वाला अपना अप्रूवल खींच ले। अप्रूवल का मतलब सामने वाला आपको, आपके विचारों को स्वीकार करे, रिजेक्ट ना करे। अप्रूवल के चक्कर में आप परिवार में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेके रखते हो, और बहुत बार तो जिस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके लिए भी अगर आपको कोई ब्लेम करता है तो आपको गिल्टी फील होने लग जाता है। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे। इस ट्रेट का नाम है पीपल प्लीजर। पीपल प्लीजर का मतलब आप अपनी नीड्स की बजाय दूसरों की नीड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। इस कंडीशन में आपकी अपनी कोई नीड ही नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आपको अपनी नीड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। आप ऑफिस में, घर में दूसरे लोगों का काम करते हो क्योंकि आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते। आप बात बात पे माफी मांगते हो, गलती किसी की भी हो लास्ट में माफी आप ही मांगते हो। पीपल प्लीजर्स दूसरों के साथ बहुत जल्दी एग्री करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता है इनको, और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी कॉन्वर्जेशन में सामने वाला गुस्सा हो गया है तो आपको लगता है कि मेरी गलती है या मेरी गलती हो सकती है। बेसिकली पीपल प्लीजर्स दूसरों के इमोशंस के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग असम्पशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे। इसका नाम है रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर बोले तो जो डूबते हुए को बचाता है। अगर आपके आस पड़ोस में या जान पहचान में, रिश्तेदारी में कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, भले ही आपके पास रिसोर्सेस मतलब मनी या टाइम हो या ना हो। सामने वाला सही में प्रॉब्लम में है या ढोंग कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रेस्क्यू करना है ये इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर टाइम रेस्क्यूअर बनने के चक्कर में आप खुद आफत में फंस जाते हो। अगर सामने वाले की मदद नहीं कर पाए किसी कारण से तो आपको बहुत गिल्टी फील होता है, उसकी सिचुएशन दिमाग में घूमती रहती है। एक्सट्रीम केसेस में सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि उस पर आफत आने वाली है,
और आपको पता होता है और आप उसकी मदद के लिए सॉल्यूशन लेके पहुंच जाते हो। अगला ट्रेट है पुअर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा, यानी कि नॉर्मल लोग एक टॉलरेशन लिमिट डिसाइड करते हैं कि दूसरे लोगों का कौन सा बिहेवियर वो बर्दाश्त करेंगे और कौन सा बिहेवियर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं, इस पे भी वो लिमिट डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते पहले कोई दोस्त बना और आज वो 1 लाख रुपए मांग रहा है, ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद हो गई। बट अगर इस सिचुएशन में भी कोई मना करने से पहले सोच रहा है तो डेफिनेटली उसकी बाउंड्रीज बहुत पुअर है, मतलब उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। पुअर बाउंड्रीज का मतलब बर्दाश्त करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी। और जिनकी बाउंड्रीज पुअर होती है ना, उनकी बाउंड्रीज को लोग बार बार वायलेट करते हैं। वायलेट मतलब भंग करते हैं। किसी ने भी बिना बात के सुना दिया, किसी और का गुस्सा आप पे निकाल दिया, शादी में बुलाया नहीं, ये सब बाउंड्री वायलेशन के एग्जाम्पल है। पुअर बाउंड्रीज वाले लोग खराब बिहेव करने वालों को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। कन्फ्रंट करने पे इनको गिल्टी एंड एंग्शियस फील होता है। एंग्शियस मतलब बेचैनी। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे, इसका नाम है डोरमैट। डोरमैट का मतलब कोई भी अपने गंदे पैर आप पे पहुंच के चला जाता है और आपको ये जान के आश्चर्य होता है कि भाई मेरे सर पे लिखा है क्या कि मेरे को डोरमैट की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि ऑफिस में बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम पकड़ा दिया, दूसरों को नहीं देता है, आपको ही देगा। घर में सास आपको ऐसे देखती है कि ये सब काम तो तेरे को ही करना है, कोई बाहर से थोड़ी आएगा करने के लिए। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके लिए अलग रूल्स हैं, और जो फन्ने का टाइप लोग हैं ना, उनके लिए अलग रूल्स हैं। शादी ब्याह या कोई फंक्शन अटेंड करने की बारी आती है तो फन्ने का लोगों को पूछा जाता है, और जब काम करने की बारी आती है तो आपको। बहुत सारे लोग इस डोरमैट वाले रोल को जिंदगी में स्वीकार कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट क्या करें, जबान नहीं खुलती है या ना नहीं बोल सकते। अब हम अगले ट्रेट पे आते हैं। इस ट्रेट का नाम है नॉट असर्टिव अबाउट योर नीड्स। इसका मतलब है कि आपको अपना हक नहीं मांगना आता है, चाहे वो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो या ऑफिस में सैलरी इंक्रीमेंट। जैसा कि मैंने पहले बोला, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनकी नीड्स है क्या, और अगर पता चल भी जाए या कोई बता दे तब भी आप श्योर नहीं हो कि मैं रिलेशनशिप में कुछ डिमांड कर भी सकता हूं या नहीं। और डिमांड करने में ना बहुत शर्म आती है, गिल्टी फील होता है। मान लो आपने बहुत हिम्मत करके ये ठान लिया कि आज तो अपनी डिमांड रख के ही मानूंगा या मानूंगी, पर सामने वाले ने मना कर दिया तो, या टाल दिया। इस चीज का इतना ज्यादा डर होता है ना कि कुछ भी डिमांड करने की या अपनी जरूरतें जताने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट ट्रेट पे आते हैं, यह है मार्टर प्लेइंग। मार्टर प्लेइंग को समझने के लिए ना एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बचपन में आप में और आपके भाई में खिलौने को लेकर लड़ाई चल रही थी। आपके बापू आते हैं और आपको बोलते हैं, अरे तू तो समझदार है, इसके बराबर क्या होना, ये तो बेवकूफ है, गधा है, खिलौना इसको दे दे। इस एग्जाम्पल में आपको समझ नहीं पड़ा कि हुआ क्या। मेरे को शाबाशी मिली और भाई को खिलौना। एक्चुअली इस चाइल्डहुड वाले सिनारियो में आपको मार्टर का रोल प्ले करने के लिए बोला गया। टाइम के साथ साथ ना लोगों को आदत पड़ जाती है सेक्रीफाइस करने की। हर कॉन्फ्लिक्ट में आप ही नीचे खींचते हो, घर परिवार भी आपसे यही उम्मीद करता है। एंड सैडेस्ट पार्ट इज, लॉन्ग रन में लोग अपनी इस क्वालिटी पे प्राउड फील करने लग जाते हैं, गर्व से दूसरे लोगों को बताते हैं कि कैसे मेरे को बेवकूफ़ बनाया जाता था और मैं शाबाशी के बदले सेक्रीफाइस करता था, और मतलब आज भी करता हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इमोशंस या डिसोसिएशन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब छोटा, मतलब कम करना। नॉर्मल लोग जब किसी घटना के बारे में जिक्र करते हैं तो लफ्ज के साथ साथ उनके इमोशंस भी निकलते हैं। जैसे
अगर वो किसी सैड हादसे का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी आंखें गीली हो जाएगी। को डिपेंडेंट्स अपने बुरे एक्सपीरियंस का ऐसे जिक्र करते हैं जैसे वो किसी और के साथ हुआ है, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं। इसको डिसोशिएशन भी बोलते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को अपने इमोशन से अलग कर लेते हो। और ऐसा नहीं है कि सैड घटना का जिक्र करते वक्त अंदर से तो इमोशंस आ रहे हैं पर आप उनको सप्रेस या दबाने की कोशिश करते हो। नहीं, ज्यादातर केसेस में सही में कुछ फील नहीं होता है अनलेस अंटिल सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। इसका एक कारण होता है कि सोसाइटी या फैमिली हमको ये सिखाती है कि इमोशनल होना वीकनेस की निशानी है। इसीलिए ये फिनोमेना लड़कों में ज्यादा होता है। इमोशंस पहचान नहीं पाना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर इमोशंस आएंगे ही नहीं तो पहचानोगे क्या? ये बहुत ही सीवियर कोडिपेंडेंसी का सिग्नल होता है। यू बिकम इमोशनली नम्ब और डेड। एक्सट्रीम केसेस में लोग हंसते हुए अपने बुरे एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं और एक्चुअली ये जोकर मूवी में दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेट पे आते हैं, इमोशनल एंड मोरल कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो या पहचान नहीं पाते हो। जैसे कि करंट इमोशन सैडनेस है या एंगर है या फियर है या शेम है या गिल्ट है, आपको नहीं पता चलता है। आपको सिर्फ एक एंग्जाइटी या बेचैनी फील होती है। ये डिसोसिएशन की वजह से होता है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं इमोशनल कंफ्यूजन या डिसोसिएशन के इंप्लीकेशन पे। इंस्टेड ऑफ फीलिंग द इमोशन you try to think through emotion. Now, this might sound bizarre, but let me put it another way. How would you react if I ask you, instead of thinking about the problem, try to feel it? You'll be like, अबे क्या बकवास है ये? बट ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक और एग्जांपल देता हूं। थिंकिंग थ्रू इमोशन इज लाइक आप गाने को सुनने की बजाय सूंघने की कोशिश करते हो, पहाड़ को देखने की बजाय सुनने की कोशिश करते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एब्सर्डिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आप इमोशंस को फील करने की बजाय सोचने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉस या पेरेंट ने बिना बात के सुना दिया। अब गुस्सा फील करने की बजाय आप गुस्से को थॉट्स के थ्रू सोचने की कोशिश करते हो। कैसे? आप अपने दिमाग में बॉस या पेरेंट के साथ वर्चुअल कॉन्वर्जेशन करना चालू हो जाओगे और उस वर्चुअल कॉन्वर्जेशन में आप वो सब सोचोगे जो आपको बॉस या पेरेंट को गुस्से के साथ बोलना चाहिए था। इमोशनल कंफ्यूजन के साथ साथ आप मोरली भी कंफ्यूज्ड रहते हो। जैसे मान लो आपने पिताजी की बात नहीं मानी और उन्होंने शास्त्र निकाल के कुछ भी ज्ञान चिपका दिया। अब फेस वैल्यू पे पिताजी की बात सही लगती है, बट गट फीलिंग बोलती है कि कुछ गड़बड़ है यार। क्या गड़बड़ है इसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो। इसको बोलते हैं मोरल कंफ्यूजन। मोरली कंफ्यूज्ड लोग बहुत जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल तो फेवरेट हथियार है इंडियन पेरेंट्स का। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे। यह है नो क्लियर गोल इन लाइफ। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा थोड़ी है, मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए, मुझे आईएएस बनना है, आईआईटी निकालना है, वगैरह वगैरह। पर इनमें से ज्यादातर लोग इस बात से बेखबर रहते हैं कि एक्चुअली फैमिली चाहती है आप आईएएस बनो और आपको चाहिए फैमिली का अप्रूवल या वाई वाई। और इस इक्वेशन के चलते आपको लगता है कि आप आईएएस बनना चाहते हो, जबकि सही बात यह है कि अगर लोगों से रीजन पूछ लिया जाए ना कि बेटा क्यों आईएएस बनना है, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोडिपेंडेंट्स हमेशा अपना गोल चेंज करते रहते हैं। आईआईटी निकल गया तो आईएम निकालना है, आईएम निकल गया तो इन्वेस्टमेंट बैंक में प्लेसमेंट चाहिए, वो मिल गया तो फैमिली स्टार्ट करनी है, घर खरीदना है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ट्रू गोल वो होता है जिसको अचीव करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, शांति मिलती है, एंग्जाइटी कम होती है,
फ्यूचर को लेके वरीज कम होती है। बट को डिपेंडेंट्स को तो फैमिली या समाज का अप्रूवल चाहिए ना, और इस अप्रूवल को पाने का तरीका है पेरेंट्स का सेट किया हुआ गोल अचीव करो। हालांकि मोस्ट केसेस में जब आप गोल अचीव करते हो ना, तो पेरेंट्स अप्रूवल देने की बजाय एक और गोल पकड़ा देते हैं। साइकोलॉजी में इसको बीइंग ऑन हैमस्टर व्हील बोला जाता है। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे। ये है डज नॉट सीक हेल्प। को डिपेंडेंट्स अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम। मतलब दूसरों की बहुत मदद करते हैं पर खुद नहीं मदद मांगते हैं। दूसरों को प्रॉब्लम बताने में शर्म आती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो लोग मेरे को वीक समझेंगे, और ये इशू मेल में ज़्यादा होता है बट फीमेल में भी होता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी लड़कियां मैरिटल अब्यूज़ के बारे में किसी को नहीं बताती है। सीक्रेटली उनको लगता है कि वो शायद अब्यूज़ डिजर्व करती है, या उनमें कोई कमी होगी जिसकी वजह से उनको अब्यूज़ या प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, वो है ओवर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। अब ओवर इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, बारी बारी उस सीन को दिमाग में रिप्ले करना ताकि दोबारा वो गलती ना हो। देखो, गलती हर इंसान से होती है, बट को डिपेंडेंट्स अपने आप को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल या आलोचनात्मक होते हैं। और ये लोग ओवर इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ गलतियों को लेके नहीं करते हैं, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में करते हैं। जैसे किसी ने आपको सुना दिया, इग्नोर मार दिया, टोक दिया, तो ये सारे इंसिडेंट्स दिमाग में रील की तरह चलते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, अगली बार कैसे बिहेव करूं कि ये घटना रिपीट ना हो, वगैरह वगैरह। नॉर्मल इंट्रोस्पेक्शन हर कोई करता है, बट सिर्फ तभी जब वो कोई बड़ी गलती करता है। ओवर इंट्रोस्पेक्शन मतलब हर छोटी बात के लिए बहुत ज्यादा सोचना और उसके लिए अपने आप को कोसना। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, इसका नाम है रुमिनेशन या चिंतन। रुमिनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रुमिनेशन में पुरानी मेमोरीज, थॉट्स बिना कोई पर्पस के रील की तरह चलते रहते हैं। जैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपसे कुछ बोला नहीं गया या आपको झुकना पड़ा और इसकी वजह से आपका मूड खराब हो गया। अब ना चाहते हुए भी वो कॉन्फ्लिक्ट वाला कॉन्वर्सेशन दिमाग में रिप्ले होने लग जाता है। शुरू शुरू में तो आप इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करते हो कि क्या बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तभी दिमाग में दूसरा थॉट आ जाएगा कि तू ना अपने ख्यालों में ही जवाब दियो, रियल में तो जबान खुलती नहीं है तेरी, डब्बू कहीं का, तू ना सुनाने की लायक है, एंड ऑन ये चलता रहता है। आप देख सकते हैं कि ये मीनिंगलेस चेन ऑफ थॉट्स है। इसको सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं। बहुत बार कोई घटना घटी तो ना जरूरी नहीं है, कोई पुरानी बात के याद आने से भी रुमिनेशन चालू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आप इमोशंस को फील करने की बजाय सोचने की कोशिश करते हो तो उसका नतीजा रुमिनेशन होता है। मीनियल टास्क के दौरान इंसान सबसे ज़्यादा रुमिनेट करता है, जैसे नहाते वक्त, खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त। कब शैम्पू लगाया, क्या खाना खाया, कब हाथ धोए, कब रेड लाइट आई, कब लेफ्ट टर्न लिया, पता ही नहीं चलता है। बस नॉन स्टॉप थॉट्स चलते रहते हैं। एक तरह से आप ज़्यादातर टाइम सुन्न रहते हो या नींद में रहते हो। स्पिरिचुअलिटी या धर्म का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन नॉन स्टॉप थॉट से मुक्ति पाके प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। ज़्यादातर धर्मों की मेन टीचिंग्स यही होती है कि नींद में मत जियो, जाग जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान या तो पुरानी बातों या घटनाओं को लेकर दुखी होता रहता है या फ्यूचर की टेंशन को लेकर चिंतित होता रहता है। प्रेजेंट एंजॉय करने की तो छोड़ो, प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं रहता आदमी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, इसको बोलते हैं जस्टिस फैलेसी। जस्टिस फैलेसी एक स्पेसिफिक टाइप का रुमिनेशन होता है। चूंकि को डिपेंडेंट्स इंसल्ट और बेइज्जती को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में एक प्रकार का रुमिनेशन चलता रहता है कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है
एक दिन उनको उसका न्याय मिलेगा। न्याय के बहुत रूप हो सकते हैं, जैसे जिसने आपके साथ गलत किया है, एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो बदल जाएगा। या फिर एक दिन कोई समझदार या समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति आपकी दुखद स्थिति का संज्ञान लेगा, सारी स्टोरी जानेगा और अंत में आपके सर पे हाथ रख के आपको सही ठहराएगा और सामने वाले को गलत। इसके और भी रूप हो सकते हैं। लड़कियों को लगता है कि एक दिन प्रिंस चार्मिंग आएगा और हमारे सारे दुख दूर कर देगा। माँ को लगता है कि बेटा या बेटी बड़े होके मेरे को इस नरक से निकालेंगे। इन एसेंस जस्टिस फैलेसी का पर्पस होता है कि इंसान बेटर फ्यूचर इमेजिन करके अपनी करंट सफरिंग को बर्दाश्त कर सके। पर फैलेसी मतलब ये गलत धारणा है, जस्टिस कभी नहीं मिलता है। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे, एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिकल, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसना। इसका मतलब आप छोटी छोटी गलती पे अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हो। जैसे बाइक की चाबी लाना भूल गए तो अपने आप को कोस रहे हैं, दुकानदार ने 10 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए तो अपने आप को कोस रहे हैं, किसी के सामने जबान नहीं खुली तो अपने आप को कोस रहे हैं, गुस्से में जबान खुल गई और थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो अपने आप को कोस रहे हैं। मतलब नज़रिया ऐसा होता है कि आप हर बात पे खुद को कोसते हो। सीवियर केसेस में लोग अपने आप को मारने या गाली देने लग जाते हैं। जोकर मूवी में दिखाया एक्चुअली। इस कोसने में ना मेन भाव ये होता है या इमोशन ये होता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, और इस बेवकूफ़ बनने वाली फीलिंग से गजब की चिढ़ होती है। इसके चक्कर में अपने आप से आप नफरत करने लग जाते हो। और ध्यान रहे, इस फीलिंग का पैसे या सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सक्सेसफुल या पैसे वाले लोगों में भी ये सेम फीलिंग होती है। अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने के लिए जान पहचान वालों से कंपैरिजन करना आना चाहिए, और वो अमीर गरीब सब कर सकते हैं। अब ये खुद को कोसने वाला तो सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा रोचक है। हिसाब से तो जब को डिपेंडेंट्स अपनी गलतियों पे इतना ज़्यादा भड़कते हैं तो उनको दूसरों की गलतियों पे भी भड़कना चाहिए, पर नहीं। को डिपेंडेंट्स दूसरों की गलती को बारी बारी माफ़ करते हैं, दोस्तों की, पेरेंट्स की और दूसरे लोगों की। इनफैक्ट दूसरों के बुरे बर्ताव के लिए खुद से एक्सप्लेनेशन खोजते हैं, जैसे उसका ये इंटेंशन नहीं होगा, कोई मजबूरी रही होगी बेचारे की, वगैरह वगैरह। टाइम के साथ ज़्यादातर को डिपेंडेंट्स की ये सोच हो जाती है कि मैं खुद पे इतना क्रिटिकल हूँ तभी मैंने ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तरक्की की है। मतलब सीक्रेटली इस नेगेटिव ट्रेट पे भी प्राउड फील करना सीख लेते हैं ये लोग। कुछ लोग बहुत ह्यूमरस होते हैं, वो खुद की बेवकूफ़ी का लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं। एक हिसाब से वो अपने आप को लोगों के सामने पनिश करते हैं। बट एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिकल होना फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है आदमी को अगर वो बहुत एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिकल होता है तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, सेल्फ डाउट एंड सेकंड गेसिंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा डाउट में रहना, और अगर कुछ डिसाइड कर भी लिया तो उस डिसीजन को लेके बार बार सेकंड गेस करना कि ठीक तो किया ना। ऐसा सलमान खान टाइप नहीं कि एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सेल्फ डाउट वाले लोग फैमिली से, फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा सलाह लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं और लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके गट फीलिंग से डिसाइड करते हैं। और लॉजिक होता है जो होगा देखा जाएगा। जोक्स अपार्ट, को डिपेंडेंट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक डर लगा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग हंसेंगे, इस टाइप से। ये खुद पे डाउट करना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े डिसीजंस पे ही लागू होता है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस में भी दिखने लग जाता है। जैसे ट्रिप पे जा रहे हैं तो बारी बारी बैग चेक करना कि टिकट तो ले लेना, कैश तो है ना, घर पे ताला लगाना तो नहीं भूल गए ना, गैस, लाइट्स, एसी वगैरह तो बंद कर दिए ना, इत्यादि। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे। ये ट्रेट है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालना। देखो कुछ लोग तो लेजी होते हैं,
इन्हें अपनी लाइफ में प्लेजर वाली एक्टिविटीज को छोड़ के और कोई काम रास नहीं आता है। बोले तो कामचोर होते हैं ये लोग। कोडिपेंडेंट्स का प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत स्पेसिफिक टाइप का होता है। इन जनरल ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, मगर जब इंपॉर्टेंट काम करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि कोई अंदर से एकदम खींच रहा है या रोक रहा है उस इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने से। हमारा दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन कई तरीकों से कर सकता है, जैसे कि मूड खराब हो जाएगा, दुनिया भर के दूसरे काम याद आ जाएंगे, नींद आने लग जाएगी, बॉडी एनर्जी लो हो जाएगी, मन सुस्ती आ जाएगी। फाइनली जब डेडलाइन या एग्जाम नज़दीक आता है और इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है कि भाई अभी तक क्या कर रहा था, तो उसको आश्चर्य होता है कि मैं टाइम वेस्ट करने के मामले में कितना वर्सेटाइल या महारथी हूं। इसको सेल्फ सेबोटाज टेंडेंसी भी बोलते हैं, यानी खुद की पीठ में छुरा भोंकना। स्टूडेंट्स या ऑफिस वर्कर्स को हमेशा ये मलाल रहता है कि काश मैं अपने काम या पढ़ाई में अप टू डेट रहूं, मतलब सब कुछ टाइम से फिनिश कर लूं, तो बाकी का टाइम एकदम गिल्ट फ्री होके एंजॉय कर सकूं। बट ये सपना सपना ही रहता है। कोडिपेंडेंट्स प्लेजरेबल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट पूरे टाइम दिमाग के बैकग्राउंड में गिल्टी थॉट्स चलते रहते हैं कि काम या पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, या फिर ये लोग पहले तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को कोसते हैं। ये ना इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है एक्चुअली में। एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन एंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और कारण सेल्फ डाउट या फियर ऑफ फेलियर भी होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे को ये चैप्टर समझ पड़ेगा कि नहीं, अगर समझ पड़ भी गया तो असाइनमेंट सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, मेहनत के बावजूद भी अगर एग्जाम में नंबर नहीं आए तो इससे तो अच्छा ये है ना कि पढ़ाई ना करो। कम से कम इस भ्रम में तो रह सकते हैं कि अगर पढ़ते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब हम आते हैं अगले ट्रेट पे, इसको बोलते हैं परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि काम करो तो परफेक्ट होना चाहिए ताकि लोगों से ढेर सारा अप्रूवल मिले। बट सैडली परफेक्शन भी प्रोक्रेस्टिनेशन करने का एक तरीका होता है। ज़्यादातर लोग परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। इसका एक कारण फियर ऑफ रिडिक्यूल भी होता है, मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे टाइप से अगर फेल हो गए तो। और परफेक्शन सिर्फ काम या पढ़ाई में ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में भी देखा जा सकता है। जैसे बेड, अलमीरा, किचन में सब चीज़ें एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहती है। कुछ लोग तो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो साफ सफाई या ऑर्डर के बिना जी नहीं सकते। वो दूसरों के घर अगर एक दो दिन के लिए भी रुकेंगे ना तो वहां भी रूम को ऑर्गेनाइज करना चालू हो जाएंगे। एक्सट्रीम केसेस में लोग जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो साफ सफाई या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चालू कर देते हैं, और सरप्राइजिंगली ऐसा करने से उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। वो अलग बात है कि उन्होंने ये पैटर्न नोटिस नहीं किया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे, और इस ट्रेट का नाम है हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस मतलब हमेशा चौकन्ना रहना। जैसे बिल्ली अपने पंजों पे खड़ी रहती है ना, वैसे लगातार अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना। हाइपर विजिलेंट लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में माइनर चेंजेस भी इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कहीं से कोई साउंड आई, पर्दा हिला, सामने वाले व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन या टोन में थोड़ा सा चेंज आया, वगैरह वगैरह। हाइपर विजिलेंट लोगों को ना कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त। हाइपर विजिलेंट लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे उन पे हमेशा कोई नज़र रख रहा है, उनकी हर एक्टिविटी को कोई नोटिस कर रहा है। इसीलिए वो अगर ऑफिस पहुंचने में या स्कूल जाने में या कहीं और 5-7 मिनट लेट हो जाते हैं तो रास्ते में ही सोचने लग जाते हैं कि किसी ने लेट होने का रीज़न पूछ लिया तो क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, और ना एक्सक्यूज़ की लिस्ट बनाते हैं पूरी। हाइपर विजिलेंट लोग शादी या पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते हैं, और अगर जाते भी हैं तो मेन स्टेज या एक्शन को अवॉइड करते हैं।
ये लोग किसी भी अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में बहुत एंग्शियस फील करते हैं। एंग्शियस मतलब बेचैन। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेट पे। ये होता है स्पॉटलाइट अवॉइडेंस। इसका मतलब 4 लोगों के बीच अगर आपको कोई अटेंशन देता है या आपकी तारीफ करता है तो आपको अनकंफर्टेबल और एंग्शियस फील होने लग जाता है। मैं कॉलेज में ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करता था जो प्रेज सुन के या तो शर्माने लग जाते थे या बोलते थे कि फालतू बकवास मत कर। कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते थे। स्पॉटलाइट अवॉइडेंस के और भी मैनिफेस्टेशन या रूप हो सकते हैं, जैसे लोगों से बात करते वक्त उनके चेहरे की बजाय नीचे देखना, फोटो खिंचवाने से कतराना। सीवियर केसेस में लोग अपने आप को मिरर में भी नहीं देख पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी शक्ल या बॉडी से नफरत करते हैं। उनको शायद ये बात पता नहीं होगी, बट कोर रीजनिंग यही होती है। अगला ट्रेट, इनएबिलिटी टू एंजॉय। इसका मतलब आप लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते हो, ना पार्टी ना वेकेशन ट्रिप। कोडिपेंडेंट्स के लिए वेकेशन टूर पे जाना या ऑफिस जाना एक ही समान होता है। दोनों ही केसेस में उन्हें बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। जनरली लोगों में वेकेशन टूर या पार्टी को लेके ना एक्साइटमेंट होता है, बट कोडिपेंडेंट्स के लिए घूमना या फंक्शन अटेंड करना भी एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह होता है। अगर इनको चॉइस दी जाए ना तो ये लोग घूमने की बजाय घर पे या होटल रूम में रहना पसंद करेंगे। इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि बीवी बच्चों ने या दोस्तों ने फोर्स किया तो घूमने आ गए हैं, फंक्शन अटेंड कर लिया है, इस टाइप से। और अगर ये घूमने जाते भी हैं तो मतलब बच्चों के एंगल से जाएंगे कि चलो बच्चों को अच्छा लगेगा, है ना, बीवी को अच्छा लगेगा, दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा, इस टाइप से। अगला ट्रेट है चाइल्ड लाइक वर्ल्ड व्यू। इसका मतलब आप बहुत नाइव एंड गलीबल है। आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। आपको ये नहीं समझ पड़ता है कि सामने वाला फेंक रहा है या सच बोल रहा है। आपको लगता है कि कोई झूठ क्यों बोलेगा, मतलब कोई रीजन होना चाहिए ना झूठ बोलने का। मान लो किसी ने आपके साथ पास्ट में बुरा बर्ताव किया या धोखा दिया, फिर भी आप उस पर दोबारा विश्वास कर लेते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह उम्मीद करते हैं कि शायद वो बदल गया है। कोडिपेंडेंट्स डे ड्रीम बहुत करते हैं, जिसमें वो खुली आंखों से सपने देखते हैं कि एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और ऐसा करने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और घर में सब अच्छा हो जाएगा, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। वैसे ऐसा होता नहीं है कभी। छोटे बच्चे की तरह कोडिपेंडेंट्स में कभी कभी एकदम से कोई चीज खरीदने की बहुत भयंकर इच्छा होती है। खरीदने के बाद इनको लगता है कि यार ऐसा तो कोई खास यूटिलिटी या जरूरत नहीं थी इसकी। अब हम आते हैं लास्ट ट्रेट में, इमोशनल लोनलीनेस। ये कोर इश्यू होता है कोडिपेंडेंसी में। इसका मतलब आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे बच्चों की चाहत होती है ना कि खूब सारे लोगों खेलने के लिए, वैसे ही आप भी उम्मीद करते हो कि लोग मिलजुल के खुश क्यों नहीं रह सकते, क्यों लोग लड़ते हैं। ह्यूमन चाइल्ड में नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो माँ बाप, भाई बहन, दूसरों से इमोशनली कनेक्ट करें। और जब वो ये नहीं कर पाता है ना तो उसको बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। ये अकेलेपन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब माँ मायके या फंक्शन में बच्चे को साथ लेके नहीं जाती है, मतलब छोड़ के चली जाती है, तब उसको भयंकर इमोशनल लोनलीनेस फील होती है और ये कितने भी खिलौनों या चॉकलेट से दूर नहीं होती है। बेटा मूवी में ये इमोशनल लोनलीनेस बहुत बढ़िया से दिखाई है, जहां चाइल्ड राजू अपनी इमोशनल लोनलीनेस के चक्कर में टेलीफोन एक्सचेंज पे भगवान को फोन लगा के डिमांड करता है और वो अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, एकदम अच्छा बेटा बन के रहूंगा। उसको लगता है कि वो बुरा बेटा है, इसलिए उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई है। इस इमोशनल लोनलीनेस को दूर करने के चक्कर में आप बार बार फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, उनके काम आने की कोशिश करते हो, रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो। और इस कनेक्शन के बदले अगर सामने वाला कुछ डिमांड भी रखे तो वो पूरी करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, बट सारे सिम्टम्स पूरे हो गए। ये सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में होते हैं, बट समाज में इनको वीकनेस की तरह देखा जाता है।
इसीलिए लोग अपने क्लोज फ्रेंड से भी इन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ये सिम्टम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेंटल इलनेस है, बल्कि ये एक मेंटल स्टेट है। पर इस मेंटल स्टेट में ना इंसान सफ़र बहुत करता है। लोग बारी बारी यूज़ करते हैं, बहुत घटिया तरीके से ट्रीट करते हैं। और एक खास बात, इस मेंटल स्टेट वाले व्यक्ति को लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ मेरे साथ ही है, बाकी सब तो बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए वो किसी को ये सिम्टम्स बताता भी नहीं है। पर जैसा मैंने बताया कि ये 20% से ज़्यादा लोगों में होती है ये मेंटल स्टेट। इनफैक्ट अगर आप में ये ट्रेट्स हैं और आपका कोई अच्छा दोस्त है या था जो हमेशा दुख में आपकी मदद करता था या करता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता था या है, और उसमें भी ये ट्रेट्स, तो मतलब उसमें भी ये ट्रेट्स होंगे। 30-35 की उम्र तक आते आते लोग इस स्टेट को स्वीकार कर लेते हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलनी है। 30 से कम वाले लोग अभी भी लाइफ गोल्स के पीछे पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। आप चाहे तो अपने बड़े बूढ़ों से पूछ के देख सकते हैं। इस मेंटल स्टेट से बाहर निकल के एक फुलफिलिंग एंड खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। पर इसके लिए पहले तो बहुत सारे क्योंस के जवाब चाहिए। मैं ऐसा क्यों हूँ, ये बिहेवियर सिम्टम कहाँ से आए, क्यों आए, लोग मेरे को यूज़ क्यों करते हैं, मेरे साथ ही धोखा क्यों दिया, वगैरह वगैरह। फिर जिंदगी में धीरे धीरे कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। बट रिकवरी पॉसिबल है। टाइम लगता है रिकवरी में। रिकवर होने के लिए आप में ना बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। और मैंने जो ये 25 ट्रेट्स बताए हैं, इनको आप किसी से सलाह लेके नहीं बदल सकते हो। मतलब नहीं जाते हैं ये। मेरे को खुद को 1 साल पहले तक पता ही नहीं था कि मुझे सीवियर कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है। सीवियर कोडिपेंडेंसी में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज, बैक प्रॉब्लम, माइग्रेन, नींद नहीं आना, बुरे सपने आना, वगैरह वगैरह। मेडिसिन एंड साइकोलॉजी में जब तक एग्जैक्ट बीमारी ना पता चले तब तक इलाज या दवाई काम नहीं करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। मैंने पिछले 10 सालों में बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब से मेरे को कोडिपेंडेंसी के बारे में पता चला है, तब से मैंने इस मेंटल स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी मटेरियल पढ़ा है, और उनमें जो तरीके बताए गए हैं उनको अप्लाई करने से मेरे में एकदम अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट आया है। अगर इस वीडियो में बताए गए ट्रेट्स आप में मैच करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें। मैं और वीडियोस डालते रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।